सोलैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन और नायर का वर्षों बाद भावुक पुनर्मिलन होता है, जहां भाई बहन का खोया हुआ अपनापन फिर से जुड़ता है और परिवार की गर्माहट लौट आती है। वहीं दूसरी ओर जी शिए को लियांग शियाओ यू के मार्गदर्शन से अपनी गति और युद्ध पथ का सही उद्देश्य मिलता है, जिससे उसके सामने नई संभावनाएं खुलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। घर जाकर और अभ्यास करना और कल इसी समय फिर मिलेंगे। मुझे तुम्हारी प्रगति देखनी है। लियांग शियाओ यू ने शिए के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। अगले ही पल वो झिलमिलाहट के साथ गायब हो गया। कमाल है, कितना तेज है। शिए ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लियांग शियाओ यू की एक झलक पाने की कोशिश करते हुए। उस आदमी से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें थी, जैसे वो अपनी तकनीकें उसे क्यों सिखा रहा था। वे तो लगभग अजनबी थे। लियांग शियाओ यू किसी शिक्षक जैसा भी नहीं लगता था, फिर भी उसे अकादमी परिसर में आने जाने की पूरी छूट थी। शिए ने पहले भी उससे सवाल किए थे, लेकिन हर बार लियांग शियाओ यू उसे टाल देता, बस इतना कहकर कि चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद शिए ने इस मुद्दे को नहीं उछाला। वो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए डॉर्मिटरी लौटा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसकी नज़र अनायास ही युआनेन येहुई के दरवाजे पर टिक गई। फिर उसकी निगाह खिड़की पर गई। दूसरी तरफ से भी किसी की आंखें उससे मिली। अगले ही पल पर्दे झटके से बंद हो गए। कल का दृश्य उसके जहन में ताज़ा हो उठा। उसका दिल कांप उठा। मुझे और मेहनत से साधना करनी होगी। अगर मैं कम से कम युआनेन की ताकत के बराबर पहुंच गया तो शायद मेरे पास अभी भी मौका हो। उसकी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। दृढ़ निश्चय उसके भीतर दौड़ने लगा। वो भागकर सिंक तक गया और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पीछे से दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। वो घूम ही रहा था कि उसने युआनेन येहुई को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती देखा। वो फिर से पुरुषों के कपड़ों में थी और बिना उसकी ओर देखे आगे बढ़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिए उसके पीछे दौड़ा। युआनेन, कहाँ जा रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाने जा रही हो क्या? मैं भी चलूं? मैं भी भूखा हूं। शिए पिल्ले की तरह उसके पीछे पीछे लगा रहा। बिजली की तरह वो अचानक रुकी और उसे घूरा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। शिए ने तुरंत नजरें फेर लें, आसमान की ओर देखते हुए सीटी बजाने लगा। हरामजादे, युआनेन येहुई ने गुस्से से कहा। फिर वो तेज चलने लगी, लगभग दौड़ने की रफ्तार से। लेकिन शिए पीछे नहीं हटा। इस बार वो चुप रहा, आधा कदम पीछे रहते हुए उसकी चाल से चाल मिलाकर रहा। युआनेन येहुई कैंपस से बाहर निकल गई। सड़क पर भीड़ बढ़ती गई। वो उसे नज़रअंदाज करती रही, भीड़ में उसे खो देने की कोशिश करती हुई। लेकिन शिए चुरिंगम की तरह उससे चिपका रहा। आखिरकार वो रुकी और घूमकर उसे तीखी नज़र से देखा। अब बस हुआ? आसपास देखते हुए शिए ने सिर थोड़ा झुका लिया, नज़रें अपने पैरों पर टिकाए। वो हंस पड़ा। तुम्हारे परिवार की सड़क तो नहीं है ना? तुम चल सकती हो तो मैं भी चल सकता हूँ। बेशर्म, युआनेन येहुई गुर्राई, लेकिन भीड़भाड़ वाली सड़क पर वो उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शिए मुस्कुराया। तुम्हें मेरा उपनाम कैसे पता? बचपन में सब मुझे यही कहते थे। तुम? युआनेन येहुई उसे घूरती रही। वो उसे वहीं सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन शिए पहले ही एक कदम पीछे हट चुका था। फुर्ती प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया गति का मुकाबला वो नहीं कर सकती थी। उसने सूंघकर फैसला किया, उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। वे दोनों एक छोटी सी गली में मुड़ गए जहां खाने के ठेले लगे थे। छुट्टियों के कारण छात्र कम थे, लेकिन मेहनती दुकानदार अब भी वहां मौजूद थे। चारों ओर से उठती खुशबुएं हवा में घुलकर भूख बढ़ा रही थीं। शिए का पेट गुर्राया। युआनेन येहुई एक ग्रिल्ड स्क्विड बेचने वाले ठेले के पास रुकी। 2 स्क्विड सींक और 2 टोफू स्किन देना। मेरे लिए भी वही, शिए ने आगे बढ़ते हुए कहा। और हम दोनों का पैसा मैं दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। उसकी नज़र इतनी ठंडी थी कि जमा दे। हम सहपाठी हैं, इतना गंभीर मत बनो। तुम पहली कक्षा में हो, मैं दूसरी में। हम सहपाठी नहीं हैं, लेकिन अकादमी तो एक ही है। आप सीनियर हैं तो क्या ट्रीट आपकी तरफ से? मैं मना नहीं करूंगा। शिए शरारती मुस्कान से बोला। युआनेन येहुई की आंखों में आग भड़क उठी। तुमने मुझे क्या कहा? सीनियर ब्रदर। उसने ठंडी हंसी भरी, फिर उसे अनदेखा कर दिया। तभी पास से एक मीठी आवाज आई। भैया, हमें भी ग्रिल्ड स्क्विड बिलाओ ना। मालिक, 50 स्क्विड सिंक दे दो। शिए उस आवाज को तुरंत पहचान गया। मुड़कर देखा, वाकई उसका कप्तान तांग वुलिन था और उसके साथ एक लड़की। पहली ही नज़र में शिए अवाक रह गया। क्या खूबसूरती है, देवी जैसी। चांदी जैसे बाल, न ज्यादा चंचल न ज्यादा ठंडी, मानो उसकी खूबसूरती स्वर्ग से तय होकर आई हो। अरे शिए, तुम यहाँ? और युआनेन भी?
युवानेन येहुई ने जैसे ही नार को देखा उसका दिमाग घूम गया। तो वो सच में सीधा है। हम खाना खा रहे हैं। ये कौन है? शिये शिये ने पूछा। ये नार है, मेरी छोटी बहन, तांगवुलिन मुस्कुराया। नमस्ते, नार ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। बाकी सब समझते हुए शिये शिये ने तांगवुलिन को घूरा। क्या ये वही बहन है जिसने तुम्हारे लिए कढ़ाई वाला कंबल बनाया था? हाँ। शिये शिये हाथ बढ़ाकर बोला, हाय, मैं शिये शिये हूँ। नार खिलखिलाई और तांगवुलिन के पीछे छिप गई। चारों एक ही मेज पर बैठ गए। कुछ देर बाद खाना आ गया। 54 स्क्विड सींक और 4 टोफू स्किन। तांगवुलिन ने नार को पहले दिया, फिर खाना शुरू किया। भैया, आप कितना खाते हो? पुरानी आदत है, वो हंसा। मालिक, और 50 स्क्विड, 50 चिकन, 50 भेड़ और 50 बीफ। युवानेन येहुई और शिये शिये जल्दी ही भर गए। फिर वो बस आंखें फैलाए बैठे देखते रहे, तांगवुलिन और नार को खाते हुए। तांगवुलिन अपने अथाह पेट के लिए मशहूर था। वो पहले भी युवानेन येहुई को एक बार चकमा देकर उसके लिए धातु गढ़ने के बदले उसे खाना खिलवा चुका था। लेकिन अब उनकी आंखों के सामने नायर थी, जो एक के बाद एक मांस के सींग कबाब अपने छोटे से मुंह में ठूसती जा रही थी और इस्तेमाल की हुई लकड़ियां ढेर में फेंकती जा रही थी। उसकी रफ्तार लगभग तांगवुलिन के बराबर थी। शिये शिये और युवानेन येहुई दोनों को लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। हालांकि नायर अपने भाई जितनी सक्रिय नहीं थी, फिर भी जिस तेजी से वो खाना गायब कर रही थी, उसने देखने वालों के दिलों में डर बैठा दिया। कुल व्यंजनों का लगभग 1/3 हिस्सा उसके पेट में चला गया। शिये शिये ने निगलते हुए तांगवुलिन की ओर देखा। बॉस, क्या तुम्हारे घर में सब ऐसे ही पेटू है? नायर, तुम्हें अपने भाई से नहीं सीखना चाहिए। ये तो बहुत बुरा उदाहरण है। नायर खिलखिलाई और एक और कबाब उठाने लगी। शिये शिये को आंख दिखाते हुए तांगवुलिन बोला, अरे छोड़ो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि खाना कितना शानदार होता है? नायर, और चाहिए? उसने सिर हिलाया। नहीं बड़े भाई, मेरा पेट भर गया। खाना बहुत अच्छा था। बहुत समय बाद ऐसा कुछ खाया है। तांगवुलिन मुस्कुराया। उसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। वे अब 6 साल पहले वाले मासूम चौड़ी आंखों वाले बच्चे नहीं रहे थे, उस वक्त से जब नायर उसकी जिंदगी से छीन ली गई थी। दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन अगर तांगवुलिन ईमानदारी से कहे तो नायर उससे कहीं ज्यादा बदल चुकी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर कुछ विषयों से बच रही थी, खासकर अपने परिवार से जुड़े सवालों से। जब भी वो हल्के से भी उस दिशा में बात ले जाने की कोशिश करता, वो तुरंत विषय बदल देती। दूसरी बार के बाद उसने इशारा समझ लिया और कुरेदना बंद कर दिया। वो उसे असहज नहीं करना चाहता था। जब तक वो उसकी छोटी बहन थी, उसके लिए यही काफी था। ग्रिल की दुकान धीरे धीरे और भी भीड़-भाड़ वाली होती जा रही थी। बाहर सड़क तक कतार लग चुकी थी। मेहमान आते जाते रहे, लेकिन तांगवुलिन का समूह अब भी वही बैठा हुआ था। भीड़ के शोर में तांगवुलिन ने किसी को धीमी आवाज में कहते सुना, वाह, ये छोटी लड़की तो कमाल का खाती है। आवाज में छिपी गंदी नीयत को भांपते हुए उसने खाना छोड़कर ऊपर देखा। चौथी सील टूटने के बाद उसकी सुनने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। चूंकि युवानेन येहुई अभी पुरुष का भेष धारण किए हुए थी, इनके समूह में सिर्फ नायर ही लड़की जैसी दिख रही थी। जल्द ही तांगवुलिन ने आवाज का स्रोत ढूंढ लिया। 20-22 साल के 3 युवक, जिनकी छाती खुली हुई थी और बाजुओं पर भद्दे टैटू बने हुए थे। एक नज़र में समझ आ गया कि वे गुंडे थे। लोग रास्ता छोड़ते गए और वे आगे बढ़ते चले आए। यहाँ तक कि दुकान का मालिक भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। वो सिर झुकाकर ग्रिल पर ध्यान देने लगा, जैसे उसके ग्राहक परेशान ही न होने वाले हों। जिसने बात की थी वो बाईं ओर आगे खड़ा था, दुबला पतला बंदर जैसा, हड्डियों पर चमड़ी तनी हुई, फिर भी छाती दिखाए हुए। छोटे लई, क्या तू उस चांदी बालों वाली लड़की की बात कर रहा है? बीच वाले आदमी ने पूछा। उसके बाल नकली मोहॉक स्टाइल में थे और शरीर बैल जैसा ताकतवर। बाजुओं पर फैले टैटू उसे और भी हिंसक बना रहे थे। हाँ, वही बड़े भाई फेंग, अभी से ही कितनी सुंदर है, कुछ सालों में तो कमाल की लगेगी। क्या वो थोड़ी छोटी नहीं है? फेंग ने पूछा। लई ने दांत और मसूड़ों से भरी घिनौनी मुस्कान दिखाई। छोटी हो तो अच्छा है, सुना नहीं, सुंदर लड़कियों को बचपन से साधना चाहिए, तभी पास आने का मौका मिलता है। बाकी गुंडे ठहाके लगाने लगे। उनकी गंदी नजरें नायर पर टिक गई। शुरू से ही वे अपनी आवाजें दबानी ही रहे थे। पूरी दुकान में उनकी घिनौनी बातें गूंज रही थी। कई ग्राहक तांगवुलिन के समूह की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे। तांगवुलिन और नायर ऐसे खा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। दुकान के मालिक ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और तांगवुलिन की मेज़ पर ताज़ी भुनी हुई स्क्विड की 5 सीखें लग दी। हैरान होकर तांगवुलिन बोला, मालिक, हमने तो अपना सारा ऑर्डर ले लिया था।
दुकान के मालिक ने खुद को तांग वूलिन के समूह और गुंडों के बीच खड़ा कर लिया, जैसे एक दीवार बन गए हो। ये मेरी तरफ से है, लेकिन तुम बच्चों को तुरंत निकल जाना चाहिए। ये लोग मुसीबत ढूंढते फिरते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ये तो श्रेक एकेडमी के बिल्कुल पास है, फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं। दुकानदार कड़वाहट से मुस्कुराया। एकेडमी हर जगह निगरानी नहीं कर सकती। श्रेक सिटी में व्यवस्था अच्छी है, पर अपराधी हर जगह होते हैं। शायद ये लोग कभी श्रेक एकेडमी से निकाले गए थे या फिर दाखिला नहीं मिल पाया, इसलिए मन में जहर भर गया है और सही रास्ते से भटक गए हैं। तांग वूलिन की आंखें फैल गईं। तो ये भी सोल मास्टर हैं? शायद। मालिक ने ईमानदारी भरी नज़र से बाहर की ओर इशारा किया। तांग वूलिन मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए, हम वैसे भी निकल ही रहे थे। उसने अभी अभी लाई गई सीखें उठाई और 2-3 कौर में ख़त्म कर दी, फिर बिल चुका दिया। शिए ने धीमी आवाज़ में पूछा, कैप्टन, क्या मैं? तांग वूलिन ने सिर हिलाया। नहीं, ठीक है, हम जा रहे हैं। नायर, चले? नायर ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसके होंठ के किनारे पर थोड़ी सी चटनी लगी थी। तांग वूलिन ने रुमाल से हल्के से पोंछ दिया। चलो। चारों उठे और बाहर की ओर बढ़े, लेकिन गुंडों ने दरवाज़ा रोक लिया। अरे बच्चों, इतनी जल्दी जा रहे हो? देखा, तुम तो बस खाते ही रहे। हमारे साथ थोड़ा पी भी लो, शराब बढ़िया चीज़ है। पतले आदमी ने तांग वूलिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं धन्यवाद, हमारा पेट भर गया है और हम नाबालिग हैं। तो तुम जा सकते हो, लेकिन वो लड़की बड़ी जानी पहचानी लगती है, मेरी छोटी बहन जैसी, जिससे मैं बरसों से नहीं मिला। उसकी छोटी आंखें नायर को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। क्यों ना हम थोड़ी बातें करें? तांग वूलिन और नायर के चेहरे बिल्कुल सपाट थे, यहाँ तक कि शिए और युवानिन ये हुई भी हंसी नहीं रोक पाए। जरा रुकना, ताकतवर आदमी जो उनका सरगना लग रहा था बोला। क्या हुआ बड़े भाई फेंग? फेंग ने तांग वूलिन को घूरा। तुम बच्चे श्रेक एकेडमी से हो? तांग वूलिन का दिल जोर से धड़का। आपको कैसे पता? वो जीभ चटकाने लगा। ऐसी हालत में भी इतना शांत और निडर, ये हिम्मत सिर्फ श्रेक एकेडमी के छात्रों में होती है। बाकी गुंडों के चेहरे उतर गए। श्रेक सिटी का हर नागरिक श्रेक एकेडमी के पास रहने पर गर्व करता था। हाँ, हम श्रेक एकेडमी के छात्र हैं, तांग वूलिन ने शांत स्वर में कहा। अब क्या आप रास्ता देंगे? फेंग 2 कदम आगे बढ़ा, इतना पास के दोनों आमने सामने खड़े थे। मैं जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझसे एक मुकाबला करो, उसके बाद तुम आज़ाद हो। तांग वूलिन की आंखें संकरी हो गई। और अगर मैं मना कर दूं तो भी जाने दूंगा, लेकिन मैं पूरे शहर में कहूंगा कि श्रेक एकेडमी के छात्र फेंग लिंग के सामने टिक नहीं पाए। उसकी आंखों में खुली चुनौती थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है, तांग वूलिन हंसते हुए बोला, नजरें नहीं हटाई। आप मुझसे कम से कम 7-8 साल बड़े होंगे। फायदा उठा रहे हो? फेंग लिंग ने बाहें समेट लीं। ठीक है, तुम में से कोई भी अगर मेरा एक भी हमला सह ले तो मैं तुम सबको जाने दूंगा। बड़े भैया, ये मुझे संभालने दीजिए। टांग वूलिन के कुछ समझने से पहले ही नायर आगे बढ़ गई। उसके शरीर से शक्ति की एक लहर फूट पड़ी और उसकी चांदी सी आंखें इंद्रधनुषी चमक से दमक उठीं। फेंग लिंग को ऐसा लगा मानो सैकड़ों तलवारें उसकी ओर तनी हों, उनकी धारें उसकी त्वचा को छूती हुई। उसने सहज रूप से अपने मार्शल सोल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक झलक में ही एक चांदी की भाला उसकी गर्दन से लग चुकी थी। ठंडी धातु का स्पर्श उसकी त्वचा पर पड़ते ही उसका खून जम सा गया। अगर भाला बस 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाता तो वो मर चुका होता। उसका मार्शल सोल बुलाने का प्रयास वहीं टूट गया। उसकी सोल पावर ठीक से घूम ही नहीं पाई। वो वहीं खड़ा रह गया, पसीने से तर, डर से जकड़ा हुआ। शुरुआत से अंत तक पूरा घटनाक्रम 1/10 सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो गया। उसकी चालें आंखों से पकड़ पाना नामुमकिन थी। बस एक धुंध, एक झलक। टांग वूलिन हो या युआन एन ये हुई या वहां मौजूद कोई और, कोई भी ये नहीं समझ पाया कि हुआ क्या। नायर के चारों ओर 4 सोल रिंग्स घूम रही थीं, 3 बैंगनी, 1 काली। उसके हाथ में लगभग 4 मीटर लंबा चांदी का भाला था, जिसे वो फेंग लिंग की गर्दन से सटाए हुए थी। भाले की पतली डंडी पर चांदी की षटकोणीय शल्कों की एक सुंदर परत जमी थी, जो पूरी लंबाई में फैली हुई थी। भाले के सिरे पर एक अकेली धार थी, कुल लंबाई का लगभग 1/3। उस पर 12 खांचे बने थे, मानो किसी का भी रक्त बहाने के लिए तैयार हों। फेंग लिंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर ढह गया। उसका चेहरा मौत की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और पहले वाला घमंड कहीं गायब था। उसके गुर्गे भयभीत खामोशी में ये सब देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़ें। वो सभी सोल मास्टर थे और भली भांति जानते थे कि नायर की सोल रिंग्स का क्या अर्थ है। 13 वर्ष की उम्र में ऐसी सोल रिंग संरचना, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था।
वो श्रेक एकेडमी की इनर कोर्ट से थी। इनर कोर्ट की एलीट छात्रा जो एक दिन पूरे महाद्वीप को पलट देने की क्षमता रखती थी, और इतनी कम उम्र में, ये तो फीनिक्स जितना दुर्लभ था। पूरे समय नायर ने फेंग लिंग की ओर देखा तक नहीं। उसकी निगाहें टांग वुलिन पर टिकी थीं, होठों पर मीठी सी मुस्कान। बड़े भैया चलिए, मुझे आपसे और बातें करनी है, इन लोगों पर समय बर्बाद मत कीजिए। टांग वुलिन उसे बस अपलक देखता रह गया। जब उसने साधना शुरू की थी तब नायर का मार्शल सोल तक जागृत नहीं हुआ था, और आज वो उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। 4 सोल रिंग्स के साथ एक सोल एंसेस्टर के स्तर पर उसके पास वही काली चौथी सोल रिंग थी जिसका वो खुद सपना देखता था। क्या वो भाला उसका मार्शल सोल है? क्या वो एजिलिटी टाइप है? वो कमाल की है। जब भाला प्रकट हुआ था तब टांग वुलिन ने अपने रक्त तत्व को प्रतिक्रिया करते हुए महसूस किया था। उसकी जिज्ञासा जाग उठी थी। एक चांदी की चमक के साथ भाला गायब हो गया। नायर गुंडों के पास से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टांग वुलिन, शिए शिए और युआन एन येहुई होश में आए और उसके पीछे चल पड़े। शिए शिए ने चेहरा संभाल लिया, लेकिन युआन एन येहुई की आंखें चमक रही थीं। उसकी नज़र लगातार नायर की पीठ पर टिकी थी। वो जानना चाहती थी, वो नायर के मुकाबले में कहाँ खड़ी है? क्या वो उस गति को संभाल सकती थी? नायर पूरे रास्ते टांग वुलिन की बाह पकड़े रही, बीच बीच में उसकी ओर स्नेह भरी नजर डालती, मुस्कुराती और अभी-अभी खाए गए खाने की तारीफ करती रही। टांग वुलिन का दिल गर्म हो उठा। उसे इतना जीवंत देखकर सुकून मिला, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी शंका भी थी। वो चांदी की चमक, वो उसे भूल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद टांग वुलिन और नायर सी गॉड्स लेक के किनारे पहुंच गए। बड़े भैया, आप मेरे मार्शल सोल के बारे में नहीं पूछेंगे? नायर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही अपना भाला जमन कर लिया। उसकी कलाई के हल्के से झटके पर भाला लहराया और मरोड़ा मानो चांदी की धुंधली रेखा बन गया हो। इसे सिल्वर ड्रैगन स्पीयर कहते हैं। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर? टांग वुलिन की आंखें फैल गईं, दिल उम्मीद से तेज धड़कने लगा। हंसते हुए नायर ने अपना मार्शल सोल वापस ले लिया। वो किनारे खड़ी छोटी सी नाव पर किसी परी की तरह फुर्ती और सुघड़ता से चढ़ गई। टांग वुलिन भी तुरंत उसके पीछे पीछे चढ़ गया। शाम के आकाश में चांद साफ चमक रहा था। नीचे झील की सतह पर चांद और तारों की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे पूरा आकाश पानी में उतर आया हो। उनकी छोटी नाव तारों की उस झील को चीरती हुई आगे बढ़ी, लहरें पीछे स्थिर प्रतिबिंब को तोड़ती चली गई। आज रात तारे कितने सुंदर हैं, नायर ने खुशी से कहा। उसके गुलाबी होंठों पर खिली मुस्कान और भी उजली लग रही थी। टांग वुलिन ने उसके चेहरे की उस खुशी को देखा और अनायास ही खुद मुस्कुरा उठा। उसका दिल शांत था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो कितनी शक्तिशाली सोल मास्टर है। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि उसकी छोटी बहन सुरक्षित थी। वो फिर से मिल गए थे। ये सुंदर और शांत पल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। नाव धीरे धीरे सी गॉड्स आइलैंड के पास पहुंच रही थी, फिर भी ये क्षण बेहद कीमती था। सी गॉड्स आइलैंड पर नाव बांधने के बाद दोनों उतर पड़े और द्वीप के केंद्र की ओर चल दिए। नायर टांग वुलिन की बाह से लिपटी हुई थी। उसके चेहरे की प्यारी मुस्कान एक पल को भी फीकी नहीं पड़ी। टांग वुलिन ने आदतन उसके बालों को हल्के से सहलाया, जैसे बचपन में किया करता था। उसकी आंखों में झलकता स्नेह साफ दिखाई दे रहा था, चमकता हुआ। यहीं मैं रहती हूँ, नायर ने धीरे से कहा और पास की एक छोटी सी पेड़ों से ढकी पहाड़ी की ओर इशारा किया। टांग वुलिन रुका और उसकी ओर मुड़ा। ठीक है, जल्दी घर पहुंचो। बड़े भैया, क्या हम कल भी इसी जगह मिलेंगे? उसने ऊपर देखकर पूछा। जरूर, बस पता नहीं कल इतना देर तक रुक पाऊंगा या नहीं। मुझे साधना भी करनी है। ये मुझे बस आपको देखना है, बस वही काफ़ी है। इतना कहकर नायर ने हाथ हिलाया और पहाड़ी की ओर चली गई। हर कदम के साथ उसकी आकृति छोटी होती चली गई। जब वो पूरी तरह ओझल हो गई, टांग वुलिन ने गहरी सांस ली, अंदर और बाहर। नायर से फिर मिलने की खुशी उसके दिल में उजली आग की तरह जल रही थी, सीने को सुकून भरी गर्माहट से भरते हुए। अगले कुछ दिनों में टांग वुलिन ने पूरी लगन से गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस का अभ्यास किया। उसका रक्तसार बेहद प्रबल था और वो पहले ही रक्त प्रवाह उलटने की नींव बना चुका था, इसलिए जुओशी की अगली शिक्षा उसने जल्दी सीख ली। छठे दिन उन्होंने स्कारलेट ड्रैगन की 9 कलाओं में से दूसरी कला सिखाई, द ड्रैगन शेक्स द अर्थ। टांग वुलिन के लिए ये कला और भी व्यक्तिगत थी, द गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ। जब आकाश को झकझोर लिया तो धरती को हिलाना स्वाभाविक ही था। पहली कला की मजबूत नींव के कारण उसकी प्रगति तेज थी,
फिर भी उसके मन में एक उदासी थी। चाहे जितना सोचे, वो अपनी दूसरे रक्तसार सोल स्किल का असली उपयोग नहीं समझ पा रहा था। चमकने के अलावा उसमें और कुछ खास नहीं दिखता था। चौथी मोहर तोड़ने की इतनी बड़ी कीमत और बदले में मिला ऐसा सोल रिंग जो बेकार सा लगता था। नायर की शक्ति, उसके 4 सोल रिंग और निपुण भाला कौशल ने उसके भीतर साधना की आग और भड़का दी थी। इन दिनों वो पूरी तरह अभ्यास में डूबा रहता था। नायर के साथ बिताया समय ही उसका एकमात्र विश्राम था। वो खुद को मजबूत बनाना चाहता था, अपनी युद्ध शक्ति और सोल पावर बढ़ाना चाहता था। बड़े भैया, आप पिछले कुछ दिनों से उदास क्यों हैं? नायर ने चिंता से पूछा। मेरे दूसरे गोल्डन सोल रिंग की वजह से। मुझे अब तक नहीं पता कि उसकी क्षमता असल में है क्या। उसने अपने अजीब रक्तवंश या गोल्डन सोल रिंग्स की बात उससे नहीं छिपाई, बस मोहरों के बारे में कुछ नहीं बताया। माता पिता के लापता होने के बाद नायर ही उसका आखिरी परिवार थी। उसमें क्या है? नायर ने पूछा। दिखाओ ना, शायद मैं मदद कर सकूं। ठीक है। तांग वुलिन ने अपना रक्तसार उकसाया, उसके शरीर पर सुनहरे शल्क उभर आए और उसके चारों ओर 2 सुनहरे सोल रिंग घूमने लगे। देखो, पहला सोल रिंग चमका और शल्क और भी महीन और दमकदार हो गए। फिर उसने दूसरा रिंग एक्टिवेट किया। उसके पास इसे एक्टिवेट करने का यही तरीका था, पहले गोल्डन ड्रैगन बॉडी का उपयोग, जिससे रक्तसार की खपत काफी बढ़ जाती थी। उसके शरीर की शल्क तेज रोशनी से चमक उठी, जैसे छोटी छोटी दर्पण हो। 2 सेकंड बाद चमक फीकी पड़ गई। बस इतना ही, ये बस मुझे 2 सेकंड के लिए चमका देता है और रक्तसार बहुत खपत करता है। ना आक्रमण कर सकता हूँ, ना सोल पावर या रक्तसार में कोई और बदलाव आता है। कुछ सोचकर नायर ने कहा, रक्षा के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हारी रक्षा में कुछ बदलाव महसूस हुआ? तांग वुलिन एकदम ठिठक गया। रक्षा? उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो हमेशा आक्रमण शक्ति पर ही ध्यान देता आया था। मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तो पहले इसे परख लेते हैं, नायर ने कहा। ठीक है। हालांकि उसका उत्साह कम था। भले ये रक्षा कौशल हो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे युद्ध शक्ति कैसे बढ़े भी। उसने फिर से दूसरा रक्तसार सोल स्किल एक्टिवेट किया। शल्क फिर से चमक उठी। नायर ने तुरंत अपना भाला जमन किया और बिना हिचक उसके पेट की ओर झटका मारा। जैसे ही वार लगा, तांग वुलिन की शल्क फिर से चमक उठी। उसी समय नायर ने एक जबरदस्त खिंचाव महसूस किया। उसके भीतर का रक्तसार उभनता हुआ बाहर निकलने लगा और तांग वुलिन में समाने लगा। ऊर्जा सूखते ही तांग वुलिन और भी तेज चमक उठा। उसका रक्तसार उबाल मारने लगा, शक्ति से भरता हुआ। उसके भीतर एक ड्रैगन की गर्जना गूंजी। अनजाने में उसने आकाश की ओर गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस की एक हथेली छोड़ी। गड़गड़ाहट के साथ एक लगभग साकार ड्रैगन सिर उसकी हथेली से फूट पड़ा। तांग वुलिन ने महसूस किया कि उसके शरीर की चमक कम हुई, लेकिन ये वार सामान्य से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ये क्या हुआ? नायर का हमला उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा था। नायर ने उसे ध्यान से देखा। लगता है ये सिर्फ रक्षा कौशल नहीं है। तांग वुलिन को तब समझ आया कि न केवल हमला अधिक विनाशकारी था, बल्कि कम ऊर्जा में और कहीं तेज भी निकला था। क्या ये कोई सहायक कौशल है? बड़े भैया, क्या आप इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? नायर ने पूछा। हाँ, कर सकता हूँ। ठीक है, फिर एक बार और आजमाते हैं। समझ गया। तांग वुलिन का दूसरा सुनहरा रिंग फिर से चमक उठा। इस बार नायर ने भाला घुमाया नहीं, उसने पूरी ताकत से सीधा वार किया। भाला बिजली की तरह हवा चीरता हुआ तांग वुलिन की दाहिनी बांह की ओर बढ़ा, जहां शल्क सबसे घनी थी। टकराते ही शल्क फिर से तेज चमक उठी। इस बार तांग वुलिन ने आकाश की ओर नहीं देखा, वो घूमकर जमीन पर जोर से पैर पटक बैठा। 8 प्रेत ड्रैगन जमीन से फूट पड़े। द गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ। नायर ने प्रेत ड्रैगनों से बचने के लिए अपने भाले के सहारे छलांग लगाकर हवा में खुद को उछाल लिया, लेकिन ये भी व्यर्थ रहा। गोल्डन ड्रैगन शेक्स वे अर्थ से निकलने वाला दबाव पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता था। वो हवा में कई बार घूमी, उसकी चांदी सी चमकती हुई बाल हवा में लहराए और जैसे ही वो उतरी, चांदी की रोशनी उसके शरीर को ढक गई। वो ठीक उसके सिर के ऊपर आकर उतरी। जैसा कि तांग वुलिन ने पहले ही बता दिया था, जब वो गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ का प्रयोग करता था तो उसके ऊपर रहना ही एकमात्र सुरक्षित स्थान था। दर्द तो नहीं हुआ? नायर ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिला दिया। जिस पल भाले ने उसे छुआ, उसकी सुनहरी शल्कें चमक उठीं और उसे ऐसा लगा मानो रक्तसार ऊर्जा की एक लहर उसके शरीर में उंडेल दी गई हो। उसका शरीर उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए मचल उठा और उसने वैसा ही किया, गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ के साथ। पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, न ही उसकी शल्कों को कोई क्षति पहुंची। अच्छा है, मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा ये आत्मा कौशल क्या करता है। नायर मुस्कुराई।
तांग वुलिन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो बताओ क्या है? पहला भाग लगभग 2 सेकंड के लिए अजेयता देता है, उसने नाक से कोड़ते हुए कहा। खैर, पूरी तरह अजेय नहीं। तुमने ऐसे कौशलों के बारे में सुना ही होगा जहां थोड़े समय के लिए रक्षा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और उस पल वो लगभग अजेय जैसी हो जाती है। दूसरा भाग विरोधी के आक्रमण की ऊर्जा को सोख लेता है और उसे तुम्हारी अपनी शक्ति में बदल देता है, जिससे अगला हमला और भी प्रबल हो जाता है। जब मैंने अभी तुम्हें मारा था तो मुझे अपनी आत्मा शक्ति और रक्तसार तुम्हारे भीतर खिंचते हुए महसूस हुए थे। सच में? तांग वुलिन हैरान रह गया। उसने श्रेक एकेडमी में पूरा 1 सेमेस्टर बिताया था, लेकिन उसने ऐसा आत्मा कौशल पहले कभी नहीं सुना था। नायर की मुस्कान और गहरी हो गई। ये इतना भी अजीब नहीं है। वैसे भी ये कोई साधारण आत्मा कौशल नहीं है, इसमें कुछ भी संभव है। अगर तुमने इसका सही उपयोग करना सीख लिया तो युद्ध भूमि में तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तांग वुलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इसकी बातों पर विचार करने लगा। एक शक्तिशाली प्रत्याक्रमण कौशल, अगर वो इसे पूरी तरह साध लेता तो ये दैवतुल्य हो सकता था। नायर, एक बार फिर मुझ पर वार करके देखो, लेकिन इस बार ज्यादा ताकत से। देखते हैं मेरी रक्षा कितनी मजबूत है, तांग वुलिन ने कहा। नायर ने सिर हिला दिया। ठीक है, सावधान रहना। तांग वुलिन ने गहरी आवाज में हामी भरी और अपना रक्तसार बुलाया। वो अपने दूसरे सुनहरे आत्मा वलय का प्रयोग 4-5 बार आसानी से कर सकता था। नायर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में तेज चमक आ गई और उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। चांदी सी रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ी, जिसे तांग वुलिन साफ देख भी नहीं पा रहा था। वो अपने भाले के साथ एकाकार हो गई। भाले की नोक से 1 मीटर लंबी प्रकाश किरण निकल पड़ी। तांग वुलिन ने खुद को संभाल लिया। वो अपने भाले में छिपी शक्ति को कम आंकने की गलती नहीं करना चाहता था। एक हुंकार के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति मुक्त की। नायर ने भाले को आकाश की ओर इंगित किया। उसकी आभा भड़क उठी। शक्ति की एक लहर तांग वुलिन पर टूट पड़ी और उसकी सारी शल्कें खड़ी हो गईं। उसकी आत्मा शक्ति तेजी से घूमने लगी, उसकी रक्षा के लिए। मैं आ रही हूं, नायर ने घोषणा की। तांग वुलिन ने फेफड़ों में हवा भरी। उसका दूसरा सुनहरा आत्मा वलय चमक उठा। उसकी शल्कें फिर से दमक उठीं। दीप्तमान सुनहरा रंग चांदी की लहर का सामना करने लगा। चांदी सी एक रेखा हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। अप्रशिक्षित आंखों के लिए बस एक धुंधला सा धब्बा था। तांग वुलिन उसे बिल्कुल नहीं देख सका। इससे पहले कि उसका मस्तिष्क प्रतिक्रिया कर पाता, एक धात्विक टकराहट की आवाज गूंजी और 2 ड्रैगन दहाड़ उठे। एक गहरी और गूंजती हुई, दूसरी मधुर और स्पष्ट। उनमें से कौन सी दहाड़ उसके शरीर से निकली थी, ये कहना कठिन था। ऊर्जा उसके भीतर उमड़ पड़ी। अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उसने गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस छोड़ा। इस बार प्रेत ड्रैगन का सिर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और ठोस था, लगभग असली ड्रैगन से अलग न किया जा सकता था। वो आकाश में गरजता हुआ उड़ा, हवा को चीरता हुआ। तांग वुलिन को पूरी ताकत लगाकर उसकी दिशा मोड़नी पड़ी ताकि वो नायर पर आक्रमण न कर दे। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर पीछे हटा, फिर नर्म होकर नायर के चारों ओर लिपट गया। चांदी की रोशनी धड़कने लगी, गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस का सामना करते हुए। तांग वुलिन ने पहले कभी इतना शक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस नहीं छोड़ा था। जोशी द्वारा बोए गए सभी बीज, उनकी शिक्षाओं के रहस्य एक साथ फलीभूत हो गए और एक ही शक्तिशाली आक्रमण में सिमट आए। उसकी आंतरिक ऊर्जाएं उभान पर थीं। उसकी आत्मा शक्ति और रक्तसार दोनों ऊर्ध्वपातित हो चुके थे। प्रेत ड्रैगन का सिर 3 और सेकंड तक बना रहा, फिर धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके साथ ही तांग वुलिन की शल्कें और वो दबदबे भरी रक्तसार आभा भी शांत हो गई। मौजूदा रक्तसार स्तर के साथ वो इतनी शक्ति अधिक देर तक नहीं संभाल सकता था। अंततः थकान ने उसे घेर लिया। कमजोरी की एक विशाल लहर उस पर टूट पड़ी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो आनंद से भरा हुआ था। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस की सभी छोटी छोटी तकनीकें मिलकर एक ही पूर्ण आक्रमण बन गई थी। बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि जब तुम वो कौशल इस्तेमाल करते हो तब मैं अपनी पूरी शक्ति से भी तुम्हारी रक्षा भेज सकती हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नायर ने भाला समेटा और उसके पास आकर खड़ी हो गई। तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। थका हुआ, लेकिन बहुत अच्छा। अब मैं समझ गया हूँ, जितना शक्तिशाली आक्रमण होगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा में सोख पाऊंगा और उतना ही ताकतवर मेरा प्रत्याक्रमण होगा। लेकिन ये 2 धारी तलवार है। जितना हमला सहूंगा उतना ही मेरा रक्तसार खर्च होगा। अगर कोई हमला मेरे रक्तसार क्षमता से आगे निकल गया तो मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा है। मैं लगभग अजेय हूँ। मेरी रक्षा को तोड़ने के लिए मुझसे 2-3 गुना ज्यादा शक्तिशाली हमला चाहिए।
नायर ने पूरे मन से सहमति जताई। ये तो देवतुल्य कौशल है। तांग वुलिन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम न होती तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि ये कौशल क्या करता है। कल जब मेरा रक्तसार ठीक हो जाए तो और परीक्षण करते हैं। अगर मुझे इसे पूरी तरह साधना है तो और प्रयोग जरूरी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी रक्षा तोड़ पाऊंगी। अगर तुमने वो हमला सच में मेरी ओर मोड़ दिया होता तो मैं बिना चोट के नहीं बच पाती। उसमें तुम्हारी भी शक्ति थी और मेरी भी। बड़े भाई, तुम इस कौशल का नाम क्या रखोगे? तांग वुलिन ने उसकी ओर देखा। आंखों में सोच की नमी उतर आई, फिर कंधे उचका दिए। नायर खिलखिला उठी। तो नाम मैं रखूं? जरूर। क्या नाम रखना चाहती हो? तांग वुलिन ने उत्साह से कहा। नायर ने थोड़ा सोचा। इसे गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी कहते हैं। कैसा है? तांग वुलिन हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल, यही सही है। ये नाम सच में उपयुक्त था। तांग वुलिन का पहला गोल्डन ड्रैगन किंग रक्तसार आत्मा कौशल था गोल्डन ड्रैगन बॉडी। अब दूसरा था गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी। हालांकि उसे वो दूरमार आक्रमण कौशल नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, फिर भी इन शुरुआती परीक्षणों के बाद वो गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी की संभावनाओं को लेकर बेहद उत्साहित था। ये ऐसा कौशल था जो युद्ध की दिशा पलट सकता था, खासकर तब जब सामने वाला उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। ये कौशल 9 आर्ट्स ऑफ द स्कारलेट ड्रैगन की साधना में भी उसके लिए बहुत सहायक था। इस कौशल से सशक्त होकर गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस और गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ का प्रयोग करना उन्हें सामान्य रूप से इस्तेमाल करने से कहीं अधिक प्रभावी था। नया सेमेस्टर शुरू होने तक तांग वुलिन ने गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस की बारीकियां पूरी तरह साध ली थी और गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ की बुनियादी समझ भी लगभग हासिल कर ली थी। जुओ शी की नज़र में वो किसी प्रतिभा से कम नहीं था। वुलिन, अब तुम्हें अपनी आत्मा शक्ति के संवर्धन पर ध्यान देना होगा। ये आरतें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं युद्ध में बहुत मदद करेंगी, लेकिन आत्मा शक्ति ही एक आत्मा गुरु की बुनियाद होती है। तुम्हारे कई सहपाठी पहले ही चौथा वलय प्राप्त कर चुके हैं। पीछे मत रह जाना, और जैसे ही तुम्हें एक और वलय मिलेगा तुम्हारे लिए कई नए द्वार खुल जाएंगे। जुओ शी ने उसे विदा करते हुए कहा। तांग वुलिन के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे सभी शिक्षक मुझसे आत्मा शक्ति पर ध्यान देने को कह रहे हैं। लगता है नए सेमेस्टर से मुझे इसमें सच में ज्यादा समय देना होगा। अगर मैं दूसरे सेमेस्टर के अंत तक रैंक 40 नहीं पहुंचा तो तीसरे के अंत तक हर हाल में पहुंचना होगा। हर सेमेस्टर 1 साल का होता था और चौथा सेमेस्टर आते आते वे दूसरे वर्ष में पहुंच जाते। सी गॉड आइलैंड छोड़ने से पहले तांग वुलिन ने नायर को ढूंढा। घने जंगलों से भरा ये आइलैंड हमेशा ताजगी भरी सुगंध से सराबोर रहता था। अगर तांग वुलिन के पास विकल्प होता तो वो कभी यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो यहाँ कहीं तेजी से साधना कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो अभी इनर कोर्ट का छात्र नहीं था, और अगर होता भी तब भी हर किसी को सी गॉड आइलैंड पर कदम रखने की योग्यता नहीं मिलती। उसे पूरी मेहनत करनी थी, आगे बढ़ना था और यहाँ आने का अधिकार अर्जित करना था। नायर, मैं अब आउटर कोर्ट लौट रहा हूँ, इनर कोर्ट में मेहनत करना। तांग वुलिन ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके चांदी से बालों को हल्के से सहलाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसुओं से भरी हुईं। लेकिन बड़े भाई, मुझे नहीं चाहिए कि आप जाएं। इस बार सब अलग होगा, तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नायर की चिंता कम करने की कोशिश करते हुए। अब हम दोनों के पास सोल कम्युनिकेटर हैं। जब भी तुम्हें मेरी याद आए मुझे कॉल कर लेना। तुम मुझसे मिलने भी आ सकती हो, बस मैं यहाँ आने नहीं पाऊंगा। पिछली बार मैं सी गॉड्स आइलैंड सिर्फ खास परिस्थितियों की वजह से ही आ पाया था। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए। मैं आउटर कोर्ट के वर्किंग स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री में रहता हूँ, वहीं मुझे ढूंढ लेना। ठीक है। नायर अचानक तांग वुलिन से लिपट गई और उसे कसकर गले लगा लिया। बड़े भैया, तुम्हें चाहे जैसी भी चुनौतियां मिले, मेरे लिए पूरी कोशिश करना। तुम्हें मजबूत बनना ही होगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरूर, अगली बार मैं अपनी काबिलियत के दम पर सी गॉड्स आइलैंड पर कदम रखूंगा, तांग वुलिन ने जोश से घोषणा की। विदाई के बाद तांग वुलिन बिना देर किए वहां से चला गया। उसके ओझल हो जाने के कई मिनट बाद भी नायर वहीं खड़ी रही, उसी दिशा में देखते हुए जहां से वो गया था। उसकी आंखों में गहरी उदासी साफ झलक रही थी। कैसी हो? तुम्हारा भाई चला गया? एक कोमल आवाज ने नायर को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी उसकी आंखों के कोने से उसने एक गोरा सफेद हाथ अपने कंधे पर टिकते देखा। तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। कंधे को हल्के से दबाया गया। आगे बहुत समय है। मूर्ख लड़की, अगर तुम मुझसे इतना लगाव दिखाओगी तो तुम्हारी गुरु जलन करने लगेंगी। नायर ने ऊपर देखा, होंठ फुलाते हुए। मालकिन, मुझे आप और गुरुजी दोनों बहुत पसंद है।
अगर तांग वूलिन वहां मौजूद होता तो वो हैरानी से सन्न रह जाता। नायर के पास खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि सी गॉड्स पवेलियन की उपमास्टर, पूरे महाद्वीप की सबसे दयालु महिला होली डाओलुओ याली थीं। याली ने मुस्कुराकर नायर को गले लगा लिया। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मेरे और तुम्हारे गुरु के कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई एक बेहतरीन छात्र है, वो एक दिन जरूर इनर कोर्ट में प्रवेश करेगा। ठीक है, धन्यवाद मालकिन, लेकिन क्या आप उन्हें अभी इनर कोर्ट में आने नहीं दे सकती? मुझे लगता है बड़े भैया पहले से ही काफी मजबूत है। नायर ने उम्मीद भरी आंखों से कहा। याली ने आह भरकर सिर हिलाया। अभी सही समय नहीं है, वो अभी एक अनगढ़ रत्न है, उसे खुद को और निखरने के लिए समय चाहिए, और ये वो यहाँ रहकर नहीं कर पाएगा। इसी वजह से तुम्हारे गुरु और मैं तुम्हें भी बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि तुम अनुभव हासिल कर सको। सिर्फ यहाँ बैठकर साधना करने से तुम्हारा भविष्य सीमित हो जाएगा। 1 साल और इंतजार करो, फिर हम तुम्हें बाहर भेजेंगे। नहीं, मुझे आप और गुरुजी को छोड़कर नहीं जाना, कहते हुए उसने याली को और कसकर गले लगा लिया। जब तांग वूलिन वर्किंग स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री पहुंचा, तब तक शू लिजी वापस आ चुका था। लिजी? तांग वूलिन मुस्कुराते हुए अपने दोस्त के पास पहुंचा। तुम और शिंगलान कहाँ गए थे? पूरे ब्रेक में तुम दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। शू लिजी हंसा। बड़ी बहन शिंगलान ऐसी जगह साधना कर रही थी जो उसके लिए उपयुक्त थी, और मैं तो कहीं भी अपनी मार्शल सोल के साथ साधना कर सकता हूँ, इसलिए उसके साथ चला गया। हम दोनों अभी अभी लौटे हैं। वैसे कप्तान, लगता है तुम फिर से ब्रेक थ्रू कर गए हो। शू लिजी ने तुरंत भांप लिया था कि तांग वूलिन में कुछ बदलाव आया है। वो थोड़ा लंबा और मजबूत लग रहा था, और उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा संयमित थी। तुम सही कह रहे हो, तांग वूलिन मुस्कुराया। बस छोटा सा ब्रेक थ्रू है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं हाल ही में पूरी तरह साधना पर ही ध्यान दे रहा था। अच्छा है, मुझे नहीं लगा था कि आउटर कोर्ट में भी इतना दबाव होगा। हमारी क्लास में कई लोग अब 4 रिंग तक पहुंच चुके हैं, हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या शियाओयान और गुयुए लौट आई हैं? और शिए कहाँ है? शू लिजी ने कंधे उचकाए। शियाओयान और गुयुए को तो नहीं देखा। शिए सुबह सुबह कहीं निकल गया था, अब तक वापस नहीं आया। यू जेंग्स अपने कमरे में है, और युवान एन भी शायद। समझ गया, मैं उनसे मिलाता हूँ। तांग वूलिन को अभी भी युवान एन येहुए से किया वादा पूरा करना था।